हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं टीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोगों ने बीटीसी के डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी है। जो फर्स्ट सेमेस्टर पे है, जिसका कोई रिलेटिव्स है या कोई भाई बहन है, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, सारे कोर्स पढ़ा देंगे और 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग का कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। और हम लोग का टारगेट है 95% वाला। दोस्तों बिना किसी देरी के लाइक। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड सेमेस्टर की क्लास, जो विज्ञान कल स्टार्ट की थी, साइंस पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आज हमने क्या पिछली क्लासेस में हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान प्लस नियमों की समझ। वैज्ञानिक विधि में जिज्ञासा से शुरू होकर के प्रयोग तक जाता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी जो है वो विज्ञान का उपयोग है। परिवहन, चिकित्सा, मनोरंजन में तकनीक का बड़ा रोल होता है। हरित क्रांति से फसल बढ़ी है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ये अनुकूलन का उदाहरण है, मतलब अडेप्टेशन का। एलपीजी में गैस में गंध आती है सुरक्षा के लिए। इथाइल मरकैप्टन होता है इसमें। विज्ञान से लाभ भी है और हानि भी, इसी के लिए समझदारी जरूरी है इन सब चीजों में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 2। आज की क्लास में टॉपिक नहीं हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, जो साइंस से रिलेटेड है, रोचक तथ्य हैं या जो भी, तो उसको हम पढ़ेंगे। छोटी क्लासेस रहेगी, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाली क्लास में। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं थोड़ी बहुत। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, ऊंट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है कैसे। ठीक है, ऊंट की संरचना जो है मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है कैसे, बताइए कैसे एडाप्टेशन जीवन के लिए अनुकूल है ये डेजर्ट में ऊंट का। तो ऊंट जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, इतना गद्देदार पैर होते हैं इसके, कुबड़ होती है जिसमें फैट स्टोर होता है, तो यही चीज है इसमें। तो ऊंट क्या है, कैमल कम। जी हाँ दोस्तों, तो ऊंट जो है कैमल, वो मरुस्थल का जहाज है। मरुस्थल का जहाज है मतलब डेजर्ट का जहाज है, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर की रचना ऐसी होती है जिसे ये रेगिस्तान में आसानी से रह सकते हैं। रेगिस्तान में ये आसानी से रह सकते हैं, ऐसी इनकी शरीर की रचना। ठीक है, इसी के लिए इसको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, मतलब शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इसके अनुकूलन इस प्रकार है, एडाप्टेशन जो है इसका अनुकूलन जो है इस प्रकार है। किस प्रकार है, पैरों की चपटी और चौड़ी थैलियां होती हैं जिससे वे रेत में नहीं धंसते। समझे, तो पैरों में चिपटी और चौड़ी थैलियां होती हैं। ठीक है, जिससे कि रेत जो है वो रेत में पैर धंसता नहीं है रेत में। ऐसे हम लोग का पैर जो है ना, वो रेत में अंदर धंसने लगता है। इन लोगों का रेत में पैर धंसता नहीं है, क्योंकि पैरों में चपटी और चौड़ी थैलियां होती है। दूसरा, लंबे पलके नथुने बंद करने की क्षमता होती है। ठीक है, लंबे पलके और नथुने बंद करने की क्षमता होती है, जो रेत से बचाती है। तो ये सारी चीजें इसको रेत से बचाती है। रेत उड़ता रहता है रेगिस्तान में, तो रेत को बचाने के लिए लंबे पलके नथुने रहती हैं। तीसरा है कुबड़, जो हम्प होता है, जो कुबड़ होता है, कुबड़ निकला होता है ना ऊपर, कुबड़ में चर्बी जमा होता है, फैट जमा होता है, जो भूख से लगने पर ऊर्जा देता है। और वही जब भूख लगती है उसको, तो वो चर्बी गलती है और उससे ऊर्जा मिलता है उसको। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं, यह कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। यह कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। या एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है, बहुत सारा एक बार में पानी पी सकता है। इसी के लिए ऊंट जो है मरुस्थलीय वातावरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जानवर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। ऊंट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है कैसे, इसके बारे में आप लिख लोगे। ऊंट जो है आपका मरुस्थलीय का जहाज कहलाता है, जिसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके शरीर की जो रचना होती है जिससे ये रेगिस्तान में आसानी से रह सकता है। इसके अनुकूलन के इस प्रकार हैं कि उसके जो पैरों में चपटी और चौड़ी थैलियां होती है, जिससे कि रेत में धंसता नहीं उसका पैर। लंबी पलके और नथुने बंद करने की क्षमता होती है, जो रेत से बचाती है उसको। कुबड़ जो है, कुबड़ में चर्बी जमा होता है, जो भूख लगने पर ऊर्जा देती है, फैट। चौथा, यह कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। और पांचवा, एक बार में बहुत सारा पानी पी सकते हैं। इसी के लिए ऊंट जो होता है मरुस्थलीय वातावरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जानवर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। वही क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया, तो रेगिस्तान का जहाज आपको ऊंट को कहा जाता है, कैमल, क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है और वहां की कठिन परिस्थितियों में रह सकता है। और कोई जानवर नहीं रह सकता उतनी कठिन परिस्थितियों में, लेकिन ऊंट रह सकता है। तो इसी के लिए ऊंट आपको रेगिस्तान का जहाज कहलाया जाता है। अब हमने तीसरा क्वेश्चन हम ले देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, एलपीजी गैस के रिसाव का पता कैसे चलता है। ये आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। आज केवल मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से रिलेटेड उसी को मैं करवा रहा हूँ। तो एलपीजी गैस के रिसाव का पता कैसे चलता है। ठीक है,
एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिना गंध वाली होती है। इसमें इसका ऑर्डर लेस होता है, मतलब इसमें कोई गंध नहीं होता है, महक नहीं होती है, इसलिए उसमें इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, C2H5SH नाम का गंध वाली गैस मिलाई जाती है, समझे? क्योंकि उसका गंध नहीं होता है एलपीजी गैस का, इसलिए उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि उसमें अगर वो लीक हो, बचाव हो, सुरक्षा के लिए, तो उसको गंध आए, पता चल जाए कि क्या है। समझे दोस्तों? समझ में आया ना आप लोगों को? तो क्या होता है, एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, बिना गंध वाली होती है ये चीज, इसलिए उसमें इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके जहाँ आप लिखिए C2, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, वो H6, C2H6S, C2H6S, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन इसको कहते हैं। तो ये मिलाया जाता है जिससे कि गंध वाली गैस मिलाई जाती है इसी में, जिससे कि पता चल सके कि कुछ महक रहा है। लीक डिटेक्ट करने के लिए उसमें ये केमिकल मिलाया जाता है, इथाइल मरकैप्टन, C2H6S, C2H6S। आप लोग सही कर लीजिएगा अपने अपने नोट्स में, ठीक है दोस्तों, ये वाला गलत था पॉइंट। आइए आगे चलते हैं। गुब्बारा क्यों ऊपर जाता है? गुब्बारा ऊपर क्यों जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। गुब्बारा में जब हाइड्रोजन या हीलियम जैसे वायु से हल्की गैसें भरी जाती है तो वह ऊपर की तरफ उड़ता है। गुब्बारा में जब हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस जैसी कोई हवा रहे, वो मिलाई जाए, मतलब उसमें भरी जाए, जो वायु से हल्की हो, जो बाकी वायु जो है आपका एटमॉस्फेयर वाला वायु, उससे हल्की हो, तो वो जो बैलून होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। या गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। समझे दोस्तों? पांचवा देखते हैं हम लोग, रेल की पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? कल हमने पढ़ाया था ना, या फिर से हम लोग देख लेते हैं। गर्मी में धातु फैलती है, मेटल जो होता है, धातु जो होती है, वो गर्मियों में फैलता है और ठंडियों में सिकुड़ता है। तो यदि बीच में जगह नहीं छोड़ी जाए तो रेल की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या मुड़ सकती है। समझे दोस्तों? तो अगर जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो गर्मी में जब वो फैलेगा तो फैलने की उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, तो जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो रेल की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी या फिर मुड़ सकती हैं। तो ये सब ना हो, जैसे इंसिडेंट ना हो, इसलिए आपकी रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ी दी जाती है। समझे दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं पॉलीथीन के उपयोग। ये भी हम लोग कल पढ़े थे। पॉलीथीन एक बहुलक मतलब पॉलीमर है जो इन कामों में आता है। कौन कौन से कामों में आता है? एक बहुलक है जो इन कामों में आता है, पॉलीथीन बैग, थैले बनाने में, प्लास्टिक फिल्म बनाने में, और कंटेनर वगैरह बनाने में, बॉटल्स, कंटेनर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यूज आता है आपका पॉलीथीन का, पॉलीमर का। एक बहुलक है, बहुलक। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज हमने कल समझाया था ना आपको, एक ये रहता है ऐसे ऐसे करके, इसमें बीच में वायर रहता है जो करंट को पास करता है। जब करंट ज्यादा होता है तो ये वायर जल जाता है, जिससे ब्रेक हो जाता है कनेक्शन, आगे की तरफ फैलता नहीं है। तो फ्यूज जो है एक सुरक्षा उपकरण है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो ज्यादा करंट आने पर बिजली का प्रवाह रोक देता है, और बिजली के प्रवाह को रोक देता है ज्यादा करंट आने में। इससे घरों के उपकरण जो होते हैं वो जलने से बच जाते हैं, जैसे हीटर, फ्रिज आदि में 5 से 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है, 5 से 10 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है इन चीजों में। आइए अब हम लोग देखते हैं आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्तों? अब आपने कभी साउंड का वेव देखा होगा, ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे एम्पलीट्यूड होता है ना, मतलब वेव होते हैं, कंपन कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो वेव जाती है, जब कोई वस्तु कंपन करती है मतलब वाइब्रेट करती है तो वेव ऐसे ऐसे बनता है। तो उसकी मध्यम स्थिति मतलब ये जो बीच वाली स्थिति है, मध्यम स्थिति से अधिकतम दूरी का आयाम, अधिकतम दूरी ये मतलब अधिकतम, ये हाईएस्ट गया है ना, फिर से देख लेता हूँ, बहुत ज्यादा रफ पार्ट हो गया इसमें। ये आपका हो गया, ये मान लीजिए आपका ग्राफ बना दिया है, ये ऐसे है आपके, वाइब्रेट हो रहा है कोई चीज या साउंड वेव है जो भी है, ये मध्यम, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये मध्यम हो गया, ये आपका मध्यम हो गया, ठीक है। और हाँ, ये जो मध्यम से ऊंचा तक, सबसे ऊंचाई मतलब अधिकतम दूरी तक, अधिकतम दूरी क्या है, ये यहाँ तक, ये टॉप अधिकतम दूरी है, तो ये जो आपकी लेंथ हो गई, ये जो हाइट हो गई सॉरी, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसकी मध्यम स्थिति से अधिकतम दूरी का आयाम ही आपको एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? एसआई मात्रक, एसआई यूनिट आपकी मीटर की होती है, ठीक है दोस्तों। एम्पलीट्यूड समझ में आया ना? अब कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? हमने कल पढ़ा था, कैंची जो है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, फर्स्ट क्लास लीवर। इसमें बीच में आलम्ब आता है, मतलब फेल्क्रम आता है, एक तरफ बल होता है, दूसरी तरफ भार होता है। ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, ऐसे आपका ये वाला चीज जैसे सीसॉ वगैरह चीज में होता है, एक तरफ ये आपका फेल्क्रम हो गया, ये आपका यहाँ पे एफर्ट हो गया मतलब बल, और यहाँ पे भार हो गया वेट जो है। समझे दोस्तों? तो एफर्ट हो गया, फेल्क्रम हो गया, भार हो गया, ये चीज आपका है। तो कैंची जो आपका पहला उत्तोलक है, फर्स्ट वाला। आइए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज में। रॉकेट कैसे उड़ता है दोस्तों? रॉकेट जो है वो कैसे उड़ता है? तो रॉकेट में ईंधन जो है
ईंधन जल करके गैस निकल जाती है, समझे दोस्तों। तो रॉकेट जो है उसमें ईंधन मतलब कि आपका फ्यूल आप जानते हो ना, फ्यूल जैसे तेल हो गया आपका, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कार में फ्यूल होता है, वैसे रॉकेट में फ्यूल होता है। तो फ्यूल जो जलकर गैस निकल जाती है, गैस निकाली जाती है जो नीचे की ओर से तेज वेग से निकलती है, समझे दोस्तों। तो जो, ठीक है दोस्तों, मतलब रॉकेट में जो फ्यूल ईंधन होता है जलकर वो गैस निकालती है, वो जब जलता है तो गैस निकलता है, समझे, गैस निकलती है। और गैस जो होती है वो बहुत नीचे की ओर से, नीचे की तरफ से बहुत तेजी, मतलब तेज स्पीड में, काफी तेज रफ्तार में, वेलोसिटी में वो तेजी से निकलती है नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर जब कोई चीज आपकी जा रही है बहुत तेजी से, तो उस पर उल्टा फोर्स लगता है, रिएक्शन लगता है। रिएक्शन जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था ना, न्यूटन वाला। एवरी क्या था, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, शायद ऐसे कुछ था, ठीक है। मतलब कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसका रिएक्शन होगा आपको एक आर होगा, ठीक, उल्टा आपके डायरेक्शन में। तो इस प्रक्रिया में जो होता है, इस पर प्रतिक्रिया बल मतलब रिएक्शन फोर्स रॉकेट की ऊपर से ओर से ले जाता है। अब जैसे ये रॉकेट है, रॉकेट पे यहाँ से गैस निकाल रही है, बहुत तेजी से गैस जा रही है, तो गैस तो जा रही है बहुत तेजी से प्रेशर लगा करके, हाई स्पीड, और जो इस पे भी तो रिएक्शन बल लगेगा ना, तो रिएक्शन फोर्स जो लगेगा वो उस तरफ जाएगा। तो इसके वजह से जो आपका रॉकेट जो है वो तेजी से ऊपर जाता है, ठीक है। कैसे उड़ता है, क्योंकि इस पर जो फ्यूल होता है, फ्यूल जल करके गैस बनती है, और गैस जो है वो तेजी से नीचे की ओर भागती है, तेजी से नीचे की तरफ जाती है, तेज वेग से निकलती है। इस पर प्रतिक्रिया बल मतलब रिएक्शन फोर्स लगता है, जिससे रॉकेट जो होता है ऊपर की तरफ चला जाता है। इसे ही न्यूटन का तीसरा लॉ मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। रिएक्शन फोर्स होता है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ही आता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आई थिंक वो था। आइए अब हम लोग देखते हैं दूरस्थ शिक्षा के संचार का माध्यम। दूरस्थ शिक्षा के संचार माध्यम क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन सब्जेक्ट में हमने इसको पढ़ा है, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा के संचार माध्यम क्या है, कंप्यूटर में भी हमने पढ़ा है। दूर से पढ़ाई के लिए ये माध्यम उपयोगी होते हैं, क्या क्या, मुद्रित सामग्री मतलब किताबें और पत्रिकाएं, श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब स्लाइड्स, वीडियो गेम, टेप्स, वीडियोज एंड टेप, रेडियो और टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्टडी सेंटर, ठीक है दोस्तों। दूरस्थ शिक्षा के संचार माध्यम क्या क्या है, मुद्रित सामग्री मतलब जैसे किताबें हो गई, पत्रिकाएं हो गई, श्रव्य दृश्य सामग्री मतलब स्लाइड हो गया, वीडियो गेम हो गया, टेप्स हो गए, रेडियो और टीवी हो गया, कंप्यूटर और इंटरनेट हो गया, और स्टडी सेंटर हो गया। आजकल हर शहर में स्टडी सेंटर खुल गए हैं, जहाँ पे आप लाइब्रेरी में किताब के जहाँ आप लोग कंप्यूटर दे दिया जाता है, वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ये सब दूरस्थ शिक्षा के संचार माध्यम है। आइए हम 3-4 क्वेश्चन और बचा, उसको भी हम देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है प्रतिजैविक औषधि मतलब एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन के बारे में। प्रतिजैविक जो है औषधि मतलब एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन के बारे में, ठीक। प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक्स जीवाणु बैक्टीरिया को मारने वाली दवाएं होती हैं, क्या है, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाएं होती हैं, उसी को एंटीबायोटिक कहा जाता है, मतलब प्रतिजैविक कहा जाता है, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो मधुमेह मतलब डायबिटीज के इलाज में प्रयोग होता है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन होता है जो मधुमेह मतलब डायबिटीज के इलाज में प्रयोग होता है, समझे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं एजुसेट क्या होता है, कंप्यूटर में हमने पढ़ा था, एजुसेट सैटेलाइट है आपका। एजुसेट जो है एक शैक्षिक उपग्रह है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा पहुंचाने के लिए किया जाता है, समझ में आया। प्रतिजैविक औषधि क्या है, इंसुलिन क्या है, एजुसेट क्या है, समझ में आया। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 14th वाला, घड़े में रखा पानी ठंडा कैसे होता है। बताइए दोस्तों कैसे ठंडा होता है, कमेंट्स में बता दिया करिए आप लोग, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या है, मिट्टी में के घड़े में पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। मिट्टी के घड़े से पानी जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, और वाष्पन मतलब इवेपोरेशन होता है, ठीक है। मिट्टी का जो घड़ा है उसमें धीरे धीरे जो है पानी है, उसमें पानी केवल स्टोर नहीं होता, धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। मिट्टी जो छेद रहते हैं ना, मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वहां से वो धीरे धीरे बाहर निकलता पानी, और पानी का वाष्पन होता है। वाष्पन मतलब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन मतलब पानी भाप बन करके धीरे धीरे जाता है। वाष्पन से जो ऊर्जा हीट निकलती है और पानी ठंडा हो जाता है। वाष्पन से क्या होता है, उष्मा मतलब हीट निकल जाती है। वाष्पन होने की वजह से, इवापोरेशन होने की वजह से जो हीट रहती है पानी के अंदर, वो पानी के अंदर हीट निकल जाती है, और पानी जो होता है वो ठंडा हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इसी के लिए आप कभी कभार रखेंगे पानी घड़े में, आप रख लो घड़े में पानी 1 महीना ऐसे ही छोड़ दो, अभी देखो घड़े में से पानी सूख गया, सारा पानी उड़ गया। तो कहाँ उड़ गया, क्योंकि उसमें छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं मिट्टी के घड़े में, वहां से पानी धीरे धीरे वाष्पन होता है, इवापोरेशन होता है, हवा में धीरे धीरे उड़ जाता है गैस बन करके, इवेपोरेट होकर के एयर में, ठीक है। तो जो हीट निकलती है वो हीट निकल जाती है आपकी, और पानी ठंडा हो जाता है उसकी वजह से। इसी के लिए घड़े में रखा पानी ठंडा होता है, समझ आए दोस्तों। तो ये था हम लोग की आज की क्लास।
आज हमने पढ़ा विज्ञान का साइंस 2। आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जैसे ऊँट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल कैसे है। फिर हमने देखा रेगिस्तान का देहात किसे कहते हैं, एलपीजी गैस में रिसाव का पता कैसे चलता है। तो इसमें इथाइल मरकैप्टन हमने पढ़ा, H2H6S है, H2H6S, ठीक है। गुब्बारा क्यों ऊपर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम जो होते हैं गैस बहुत हल्के होते हैं बाकी सारी गैसों से, तो इसमें अगर वो पड़ा रहता तो ऊपर चला जाता है। रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है, क्योंकि धातु जो है वो फैलता है गर्मी में। पॉलीथीन के उपयोग, फ्यूज क्या होता है, आयाम क्या होता है जिसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, रॉकेट कैसे उड़ता है। दूरस्थ शिक्षा के संचार माध्यम, प्रकृति जैविक औषधि और इंसुलिन। एजुसेट क्या है, घड़े में पानी ठंडा रख कैसे होता है। समझे, आज आप लोगों को समझ में आ गया ना, घड़े में पानी, सभी लोग अपने अपने घर में घड़े ले लीजिए, रख लीजिए और पानी पीजिए, फिर इससे अच्छा पानी मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा चैप्टर आज का। अब हम लोग कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दाब और वैज्ञानिक यंत्र, मतलब प्रेशर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। अभी के लिए ये क्लास इतनी ही काफी है, क्लास 2। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स हर क्लास की मिल जाया करें, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।